हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रियांशु तोमर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल जीरो आर क्लासेस पर। सो गाइज, आज हम पढ़ने वाले हाई कोर्ट के बारे में। पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम कैसे पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। पहले हम पढ़ेंगे हाई कोर्ट के बारे में, फिर मैं उसके बाद आपको एक कंपेरेटिव स्टडी, बेसिकली एक चार्ट बना के दूंगा जिसमें मैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के डिफरेंसेस जो है, ये आर्टिकल, ओथ, अपॉइंटमेंट, टेन्योर, ये सब कुछ आपको एंड में दूंगा। क्योंकि हमने देखो सुप्रीम कोर्ट पढ़ लिया, फिर आज हम हाई कोर्ट पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद एक कंपैरिजन होना चाहिए आपके पास। सिमिलरली मैंने वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट वाली वीडियो में भी किया था आपको ऐसे। अगर आपने नहीं देखी तो जाइए और देखिए। और साथ साथ क्या है कि मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स भी अपने टेलीग्राम चैनल पे दिए हैं। तो अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जाइए ज्वाइन कीजिए, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और साथ साथ लास्ट में हम क्या करेंगे, कुछ PYQ, बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं जो और एग्जाम्स में आए हैं, CDS के एग्जाम में आए हैं। और साथ साथ क्या है कि मेरे को एक बच्चे की क्वेरी आई थी कि सर, क्वेश्चंस को कैसे प्रैक्टिस किया जाए, कौन से मॉक्स लगाए लगाए जाएं। तो मैंने काफ़ी बार आपको बताया है कि मॉक्स की इंपॉर्टेंस मैंने बताई है आपको। और साथ में मैंने आपको बताया भी था कि आप कहाँ से मॉक दे सकते हो। लेकिन क्या है कि मैंने ओसवाल की बुक्स ली थी, मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने आप लोग को पहले भी मैंने एक एनडीए के लिए इसकी एक वीडियो बनाई थी, एनडीए के बुक्स का रिव्यू किया था, ओसवाल के प्रीवियस ईयर्स का। भाई बहुत अच्छी बुक्स है। आप अगर लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। मैंने क्या है कि मैंने एनडीए के लिए भी ली थी, और मैंने सीडीएस के लिए भी ली थी। और मैंने एनडीए वाली तो वीडियो बनाई थी, लेकिन सीडीएस वाली नहीं बनाई। लेकिन जब मुझे बच्चों की क्वेरी आई तो मैंने सोचा चलो बना देता हूँ। फिर उसमें क्या है, बुक में आपको निमोनिक्स गिवन है, आपको उसमें माइंड मैप्स दिए गए हैं। बुक में हर एक चैप्टर के निमोनिक्स हैं, हर एक चैप्टर के माइंड मैप्स हैं। और साथ साथ क्या है कि हर बेसिकली 10 साल के प्रीवियस ईयर्स उसमें क्वेश्चंस हैं, और साथ में उसके सॉल्यूशन भी है, डिटेल्ड सॉल्यूशन। तो बहुत अच्छी बुक है, आप कंसिडर कर सकते हो। अगर आपको लेना है तो इसका भी मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। और अगर आपको अवे भी मैं कर रहा हूँ बुक्स का, तो अगर आपको उस गिव अवे अवे में पार्टिसिपेट करना है तो आप क्या कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो पहले तो, सबसे पहले तो। उसके बाद हमारे जो इंस्टाग्राम हैंडल है, आप उसको वहाँ पे जाके फॉलो कर दो। और साथ साथ आप मुझे डीएम कर दो इंस्टाग्राम पे। मैं किसी एक लकी विनर को एनडीए की और सीडीएस की बुक्स दे दूंगा। देखो, लकी इसलिए क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही सेट है, एनडीए का भी एक ही सेट है और सीडीएस का भी एक ही सेट है, और इससे ज़्यादा मेरे पास नहीं है। तो बस किसी एक इंसान को मैं दे दूंगा। तो अगर आप चाहते हो इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप क्या है कि मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो कर दीजिए। चलो, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अब हाई कोर्ट के बारे में। सबसे पहले तो, अब जैसे हम पढ़ते हैं, आपको तो स्टाइल पता ही है पढ़ने का, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं हाई कोर्ट के रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है। हाई कोर्ट के लिए कौन सा आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? आर्टिकल 214। अच्छा, और मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट के लिए भी जो आर्टिकल बताया था वो कौन सा है? 124। अच्छा, इससे एक और चीज, अगर मैं एक आर्टिकल पीछे जाऊं, मैं 123 पे चले जाऊं, तो वो भी मैंने आपको बताया था। वो क्या है? ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। किसकी? प्रेसिडेंट की। तो आई होप आपको ये सब चीजें याद होगी कि आर्टिकल 123 किसका है, आर्टिकल 124 किसका है, और आर्टिकल 214 किसका है। चलो, तो हिस्ट्री से शुरू करते हैं। सबसे पहले हाई कोर्ट्स की हिस्ट्री के लिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है कि हमारे इंडिया में 3 हाई कोर्ट बने थे। किस टाइम पे बने थे? 1862 में बने थे हमारे इंडिया में 3 हाई कोर्ट्स। कौन कौन से हाई कोर्ट बने थे? सबसे पहला बना था कलकत्ता में, उसके बाद बना था बॉम्बे में, फिर उसके बाद मद्रास में, और उसके बाद एक और इलाहाबाद में बना। वैसे ये तीनों साथ साथ ही बने थे। उसके बाद जो बना इलाहाबाद वाला 1866 में बना था। ठीक है। तो क्या है कि अब हमारा जो अब प्रेजेंट डे कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रेजेंट डे कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि हर एक स्टेट में एक हाई कोर्ट होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि वो पॉसिबल नहीं हो पाया। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन उस टाइम पे बना था, तो उसने बोला कि हर एक स्टेट में एक हाई कोर्ट होना चाहिए, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया। तो उसके बाद क्या करा कि सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया। सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से बेसिकली क्या बोला गया कि जो पार्लियामेंट है, वो पार्लियामेंट बना सकती है, मतलब किसी भी 2 स्टेट्स के लिए एक हाई कोर्ट को जिम्मेदारी दे सकती है। किसी भी 2 स्टेट्स और 2 स्टेट्स एंड आई वुड से 1 स्टेट और यूनियन टेरिटरी, और 2 और मोर यूनियन टेरिटरीज। मतलब क्या है कि जो पार्लियामेंट है ना, वो एक सोल अथॉरिटी है।
पार्लियामेंट एक सोल अथॉरिटी है, मतलब उसके पास अल्टीमेट पावर है, वो किसी भी हाई कोर्ट को डायरेक्ट कर सकती है कि भाई आप इन 2 स्टेट्स के लिए आप जिम्मेदार हो, आप इन 2 यूनियन टेरिटरीज के लिए आप जिम्मेदार हो, आप किसी भी पर्टिकुलर मतलब उसका जुरिस्डिक्शन के लिए कि आप किस किस स्टेट्स के लिए आप जिम्मेदार हो, वो कौन डिसाइड करेगा? वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा बेसिकली कौन सा यूनियन टेरिटरी है कि जिसके पास अपना हाई कोर्ट है? तो चलो मुझे बताओ, कमेंट्स में मुझे इसका आंसर बताना। ठीक है। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक चीज और भी पूछी थी कि हमारे प्रेजेंट सीजेआई कौन है? तो हमारे प्रेजेंट सीजेआई कौन है? डीवाई जस्टिस, बेसिकली जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साथ साथ एक और चीज क्या इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अब जो हमारी फर्स्ट वुमेन सीजीआई जो बनने वाली है वो कौन है? जस्टिस नागरत्ना। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी बनी नहीं है, लेकिन अगर सब कुछ सही चला तो ये 2027 में ये सीजीआई बन जाएगी, फर्स्ट वुमेन सीजीआई ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये फर्स्ट वुमेन सीजीआई ऑफ सुप्रीम कोर्ट बन जाएगी अगर 2027 में, अगर सब कुछ सही रहा तो। और अगर मैं बोलूं तो फर्स्ट वुमेन जज, वुमेन जज इन सुप्रीम कोर्ट, ये कौन थे? ये कौन रही हैं? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, जस्टिस फातिमा बीवी। तो ये सारी चीजें, ये देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है, जस्ट ये फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछा गया है। सीजीआई के बारे में भी पूछता है, लेकिन क्या है कि फर्स्ट वुमेन सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट ये नहीं पूछा अभी तक, क्योंकि अभी तक हुआ ही नहीं था ये अब, लेकिन अब ये होने वाला है। तो ये क्या है, बहुत ज्यादा एक प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकता है। ये क्वेश्चन बन सकता है किसी भी एग्जाम में, एनडीए हो, सीडीएस हो, या कोई सा भी एग्जाम हो, जो भी अभी एग्जाम आने वाले हैं उसमें ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलो अब अब हम क्या डिस्कस करना था, हमको डिस्कस करना था अपॉइंटमेंट का, कि प्रेसिडेंट को कैसे अपॉइंट किया जाता है। तो सॉरी, सीजीआई बेसिकली चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को कैसे अपॉइंट किया जाता है, कौन अपॉइंट करता है? तो सी बेसिकली चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को अपॉइंट करता है कौन? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। आई होप बात समझ आ गई होगी। पर इनको ओथ कौन दिलवाता है? एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ओथ दिलवाता है गवर्नर। ठीक है, आगे पढ़ने वाले हम क्वालिफिकेशंस के बारे में। क्वालिफिकेशंस क्या कि उनका बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि वो एक हाई कोर्ट के जज बन जाएं। तो सबसे पहला तो आपको हमेशा से पता है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रही है उसमें पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या क्वालिफिकेशन क्या होगी? सिटीजन ऑफ इंडिया। ऐसा तो नहीं ना कि कोई बाहर से आएगा फिर उसके बाद तब जाके इंडिया का जज बन जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। दूसरा क्या है, वो एक जुडिशियल ऑफिसर होने चाहिए, और जुडिशियल ऑफिसर फॉर 10 years। और तीसरा सेम वही जो मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट के लिए बताया था, क्या कि वो एक एडवोकेट होने चाहिए किसी भी हाई कोर्ट में फॉर 10 years और मोर। ठीक है, आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वालिफिकेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपॉइंटमेंट और टेन्योर। ये पूछा जाता है हर बार एग्जाम में, तो इस चीज को अच्छे से ध्यान रखना। ओथ, अभी मैंने आपको बताया कि ओथ कौन दिलवाता है? एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को हाई बेसिकली ओथ कौन दिलवाता है? तो ये बताया था मैंने आपको, कौन दिलवाता है? गवर्नर। दूसरा, अच्छा मैंने अभी ये भी बताया था आपको कि आप अपॉइंट कौन करता है? कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। लेकिन उनको ओथ दिलवाता है गवर्नर। ये गवर्नर अगर मान लो गवर्नर नहीं हुए तो जिसको भी वो अपॉइंट करेंगे, whoso ever he or she may appoint। अच्छा, और टेन्योर कितना होता है? मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए क्या टेन्योर होता है उनका, बेसिकली उनकी एक मैक्सिमम एज होती है कितनी? 65। लेकिन हाई कोर्ट के केस में कितनी होती है? 62। तो ध्यान रखिए, जितने भी स्टेट से रिलेटेड जो सर्विसेज होती है ना उसमें 62 होती है, और जो सेंटर से रिलेटेड होता है मोस्टली उसमें 65 होती है। लेकिन आप ये ध्यान रखना, स्टेट वाली कितनी होती है? 62 होती है मैक्सिमम। ठीक है, अगली चीज रिमूवल और पावर्स के बारे में डिस्कस करना था। रिमूवल कैसे होता है? एक हाई कोर्ट के जज का रिमूवल कैसे होता है? सिमिलरली जैसे ही
जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल पढ़ा था, वैसा ही उनका भी रिमूवल होता है। कौन कौन से ग्राउंड्स पे रिमूवल होता है उनका? क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन से ग्राउंड पर रिमूवल होता है, तो सेम वही ग्राउंड है जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए था। क्या था? प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। देखो, मैंने बताया था ना कि अगर आप कंपेयर करके पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है पढ़ना और याद करना। इसीलिए जो मैंने वो सुप्रीम कोर्ट वाली वीडियो है उसमें भी मैंने बहुत अच्छे से आपको हर एक चीज़ बताई थी, और तभी आप जो है हाई कोर्ट वाले जो ये वाला जो वीडियो है इसमें आप बहुत ज़्यादा आसानी से समझ सकते हो और बहुत जल्दी याद भी कर सकते हो। अब वही बात, इनका पावर्स को कौन कौन से इनके पावर्स हैं, तो मेनली हमने क्या क्या पावर्स उसमें डिस्कस किया था। उसमें हमने ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन और रिट जुरिस्डिक्शन, और साथ साथ मैंने एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी बताई थी आपको। किस केस में? सुप्रीम कोर्ट के केस में। लेकिन अभी हम हाई कोर्ट के केस में सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन और रिट जुरिस्डिक्शन ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या होता है? मैंने आपको उसमें भी बताया था। मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट वाली वीडियो में भी बताया था कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या होता है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है बेसिकली कि मतलब सोल पावर, एक तरह से मैं बोलूंगा कि सोल पावर होती है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की, मतलब ये सिर्फ इन्हीं के पास पावर है कि इन केसेस पे वो डिस्प्यूट को सुन सकते हैं। सोल पावर टू हियर डिस्प्यूट्स। देखो, सुप्रीम कोर्ट के पास कौन सी पावर्स होती है? सुप्रीम कोर्ट के पास भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है, लेकिन किस किस केस में? कि अगर स्टेट और स्टेट के बीच में कुछ डिस्प्यूट हो जाए, है ना, और मान लो सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हो जाए, ये सेंटर स्टेट और किसी और अदर स्टेट के साथ डिस्प्यूट हो जाए, तो वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन वो किसका है? सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन अगर हाई कोर्ट का कैसे? तो हाई कोर्ट के बहुत सारा का इसका जुरिस्डिक्शन बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन उसमें से जैसे क्या है, कुछ एक जैसे एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन, एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन, तो उसके लिए भी हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या है कि वो जा सकते हो आप, ये बिल्कुल ये हाई कोर्ट सुन सकता है इस बात को। दूसरी चीज क्या है? रिट जुरिस्डिक्शन। अब रिट जुरिस्डिक्शन मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट के केस में भी बताया था। वहां मैंने आपको ये बताया था कि जो सुप्रीम कोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन होता है ना, वो कम होता है किससे? हाई कोर्ट से। अब कैसे कम होता है? हाँ, मैंने आपको वहां पे भी बताया था, लेकिन क्या है कि यहाँ भी दोबारा बता देता हूँ कि हाई कोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन जो है उसका जो एम्बिट है, एम्बिट ऑफ जुरिस्डिक्शन इज लार्जर। मतलब क्या हुआ कि अगर जो सुप्रीम कोर्ट है, सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट अगर मैं बोलूं, सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू कर सकता है फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए सिर्फ। लेकिन अगर मैं बोलूं हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट किसी भी चीज के, एनीथिंग, हाई कोर्ट किसी भी चीज के लिए रिट इशू कर सकता है। अगर उसको लगेगा कि हाँ रिट इशू करनी चाहिए, तो वो किसी भी चीज के लिए रिट इशू कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट किस चीज के लिए? सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का कौन सा वाला आर्टिकल है फंडामेंटल राइट के एनफोर्समेंट का? आर्टिकल 32। बताया भी था मैंने आपको, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला था। अच्छा चलो, अब हाई कोर्ट के लिए कौन सा वो आर्टिकल है, हाई कोर्ट के लिए कौन सा वो आर्टिकल है जो रिट जुरिस्डिक्शन को बताता है? आर्टिकल 226। इंपॉर्टेंट है, लिख लेना है इसको। सारी चीजें खैर लिखने की जरूरत ही नहीं है, नोट्स में सब कुछ गिवन है। ये टेलीग्राम चैनल पे जाइए और वहां पे मैंने पीडीएफ फॉर्म में नोट्स दिए हैं, हैंड रिटन नोट्स। अब लास्टली मैंने आपको बताया था कि जब हम ये सब कुछ कर लेंगे तो उसके बाद मैं आपको एक कंपैरेटिव स्टडी दूंगा आर्टिकल्स की, और बेसिकली अपॉइंटमेंट, ओथ, टेन्योर, रिमूवल, सब चीज की, कि कौन किसका क्या रिलेटेड है। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए कौन सा आर्टिकल मेंशन्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? आर्टिकल 124। वेर एज हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल 214। अपॉइंटमेंट कौन करता है सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई के लिए? प्रेसिडेंट। और हाई कोर्ट के लिए भी प्रेसिडेंट। लेकिन ओथ कौन दिलवाता है सुप्रीम कोर्ट में? प्रेसिडेंट दिलवाता है, लेकिन हाई कोर्ट में गवर्नर दिलवाते हैं। टेन्योर कितना होता है सुप्रीम कोर्ट के जज का? मैक्सिमम 65 ईयर्स, इधर 62 ईयर्स। रिमूवल कैसे रिमूवल होता है? रिमूवल बताया था ना आपको, प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। सेम, प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। रेजिग्नेशन किसको देते हैं बताओ मुझे? जब मैंने आपको बताया था, अभी भी मैंने बताया था आपको, रेजिग्नेशन किसके लिए दिया जाता है? रेजिग्नेशन जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं वो भी प्रेसिडेंट को देते हैं, और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन देते हैं। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी बहुत अच्छे से।
फिर ये साथ-साथ कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत ईज़ी क्वेश्चंस हैं। अभी अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी होगी तो आप इन सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो। हू डज़ नॉट पार्टिसिपेट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ अ हाई कोर्ट जज? मैं उम्मीद करूँगा कि आप इसका आंसर दे सकोगे। उसके बाद इस वाले दूसरे वाले क्वेश्चन का भी इस वाले का आंसर भी दे सकोगे। अगर आप नहीं दे सकते तो दोबारा से इस वीडियो को देखो, फिर आप ज़रूर इसका आंसर दे सकोगे। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी तो आपको पता ही क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कर देना, शेयर कर देना है। और दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो। एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।